हाँ तो आएगा ना 0.54। सर तो इसमें वो रिंग रेड्यूस कैसे हो रहा है? क्यों हाइड्रोजन रिमूव नहीं किया तुमने? हाँ सर, पर COH ग्रुप का। हाँ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज अ रिड्यूसिंग रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके लेकिन सर। रिंग का तो अपन ने क्या किया, हाइड्रोजन रिमूव किया ना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो कम हो गए ना। हाँ सर। अब बताओ, किसी ने मुझसे मस्टर्ड ऑयल का मैकेनिज्म पूछा है, हाँ तो ये है ना मस्टर्ड ऑयल का, हाँ मैकेनिज्म 1 डिग्री अमाइन होगा तो ऐसे रिएक्ट करूंगा। ये अटैक करेगा, ये बॉन्ड पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा तो 1 डिग्री अमाइन के साथ ऐसे बताऊंगा, ये मस्टर्ड ऑयल कलर आ गया। नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज। तो फिर इसका प्रोटॉन इसको देते हैं और प्रोटॉन इसको दे देते हैं। I'll get this। अब अपन ने इसको HgCl2 से रिएक्ट किया था लुईस एसिड, ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज था इसलिए इससे रिएक्ट किया था, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज। इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये लीव करेगा ऐसे, ये बनेगा ट्वाइस ऑफ HCl, ब्लैक पीपीटी। अभी 2 डिग्री अमाइन होता तो ये मस्टर्ड ऑयल कलर होता है ये वाला। 2 डिग्री अमाइन होता तो इसके पास भी हाइड्रोजन है ना, तो जब ये लोन पेयर अटैक करेगा तो ये हाइड्रोजन लीव करेगा तो मेरे पास ऐसे आ जाएगा मस्टर्ड ऑयल कलर। अब इसको अगर HgCl2 से रिएक्ट करूंगा तो नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि जब अपन इसको इस पर अटैक करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड तो शिफ्ट हो सकता है लेकिन ये शिफ्ट नहीं हो सकता, उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कोई अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, इसलिए इसमें ब्लैक पीपीटी नहीं बनेगा, सिर्फ मस्टर्ड ऑयल कलर बनेगा और इसमें रिएक्शन ही नहीं होगा, मस्टर्ड ऑयल कलर भी नहीं आएगा। रीजन, नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है ना, तो ये लोन पेयर दे नहीं सकता फिर किसी को, लोन पेयर देगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन क्यों होल्ड करेगा। ठीक है, सर बोलो। सर एक रिएक्शन लिखवा था क्वेश्चन में, एक मिनट रुक जा, ऑर्थोक्रेस्टॉल था। एक मिनट एनिलीन का नाइट्रेशन अगर करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ तो नो डाउट इसमें मेजर प्रोडक्ट तो यही बनेगा, लेकिन इसका माइनर प्रोडक्ट जो बनता है वो 47% ये बनता है मेटा प्रोडक्ट, काफी ज्यादा, ये तो मेजर होगा माइनर लेकिन ये होता है, और इसका परसेंटेज भी 47% होता है। द रीजन इज क्योंकि कुछ ये H+ आइन जो होगा ना एसिड का, इस पे अटैक करके इसको मेटा डायरेक्टिंग बना देता है, ये कुछ ऐसे भी बन जाएगा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, इसलिए मेटा सब्स्टिट्यूशन का परसेंटेज काफी अच्छा खासा होता है। दिस विल बी नियरली 52% ऐसे NH2 NO2 है, नाइट्रेशन किया अपन ने, और मेटा पोजीशन वाला भी अच्छा खासा परसेंटेज होता है। द रीजन इज क्योंकि वो ऐसे एसिड बेस्ड रिएक्शन होगा तो ये एसिड बेस्ड रिएक्शन से डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बनेगा, और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, इसलिए बिल्कुल बनेगा उसका परसेंटेज। अब बोलो, कुछ बोल रहे थे। सर ऑर्थोक्रेस्टॉल को CHCl2।
क्लास में बनाए बनाए ना पेपर, ये लो है। हाँ सर, इस इसका रिएक्शन आपने दिया था एक क्वेश्चन में। किसके साथ? CHCl2 aqueous KOH at 20 डिग्री सेल्सियस। तो बनेगा ना। सर उसमें वो मेजर माइनर प्रोडक्ट में मुझे डाउट था कि मेजर प्रोडक्ट में तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत आ रहा है ना। किस पे स्टेरिक हिंड्रेंस आ रहा है? सर अल्डिहाइड और CH3 और OH। तो इसमें तो रिएक्शन तो इसको करना है। तो अगर एक और तो पोजीशन ब्लॉक होगा तो पैरा को मेजर बताओ, क्या प्रॉब्लम है उसमें? भाई अगर सिर्फ फिनॉल होता है तो अपन कहते हैं ये बनता है प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। और अगर ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन है तो अपन कहते हैं ये बनता है मेजर प्रोडक्ट, दैट्स ऑल। हाँ सर यही था। हाँ तो बोलो क्या प्रॉब्लम है? सर मैंने शायद अपने क्लास में दोनों ऑर्थो पे CHO लगाया था मेजर में। नहीं, अपन ने तो ऐसे लिखा होगा, ये ऐसे है और ये ऐसे है। देख लो भाई, जब ये रिएक्शन होगा CHCl3 और एक्वस के वजह से तो ये मेजर है। और जब अगर अपने पास ऐसे के बने तो ये मेजर है, और वो ऑर्थो वाला माइनर हो जाएगा। ये लो। हाँ सर समझा। थैंक यू। हाँ, मेरे ख्याल से अपन डाउट डिस्कस कर लेते हैं। डाउट्स बता दो। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 दिया था मैंने, पार्ट 1 दिया था, पार्ट 2 दिया था। पार्ट 1 का, पार्ट 1 ओनली। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब अब आप बता दो डाउट्स, अपने जो भी डाउट्स हैं। E3 चलेगा। E3 इज HF ना, HF तो बहुत अच्छा एसिड होगा, फिनॉल है ना। और अगर अपन अल्कोहल को रिएक्ट करेंगे किसी एसिड के साथ तो ये तो बड़े आराम से इससे रिएक्ट करेगा, कार्बोकेटाइन बनाएंगे, और कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो अपन को पता है क्या करना। फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है इसलिए वो इजीली रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक करेंगे ना अपन। तो फिनॉल में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक करूंगा तो आई गेट अ मेजर प्रोडक्ट इज लाइक दिस। ये मेजर प्रोडक्ट बताएंगे ना अपन, क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो अबव रिएक्शन ऑर्थो पैराडाइटिंग ग्रुप है, एक पैरा बनेगा एक ऑर्थो बनेगा, तो पैरा वाले को मेजर बता देना। अब बताओ, कोई डाउट है तो बता देना, अगर कोई डाउट है तो। A1 का ए एक्वस केवच है ना, बताया तो था। इट इज लाइक दैट ना। अगर बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, इसको एक्वस NaOH से रिएक्ट करो तो वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा, बताया तो था। तो OH में कन्वर्ट कैसे होगा? पहले एसिड बेस रिएक्शन, मतलब ये Na, पहले यहाँ Na बनेगा, उसके बाद SO3 को लीव करवा देंगे, जैसे डीसल्फोनेशन लिखा। A6 का C A6 में फिनॉल है, बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो जिंक के साथ हीट कर दो, बन गया, बताया तो है।
उसके बाद CH3 लेके आना है, तो CH3Cl प्लस AlCl3 कर दो, हो गया। अब क्या करना है, अब इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, कर दो, बेंजिक एसिड हो गया। पता तो है तुमको। बताओ। B4 का A4 का A एंड C, A4 का A है ना, तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ना, HNO3 विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो एक बार नाइट्रेशन कर देंगे अपन। अगर मैं फिनॉल को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करूंगा तो भी नाइट्रेशन हो जाएगा और मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो वाला बनेगा। क्यों? 6 नंबर ड्रिंक बनेगा ना। ये मायने अपन कहेंगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड क्यों, आप तो कह रहे थे कॉन्सेंट्रेटेड लेना पड़ता है, H2SO4 भी लेना पड़ता है एक्सेस में। हाँ, तो फिनॉल के साथ अगर अपन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेंगे तो डाइल्यूट में क्या होगा, ये फिनॉक्साइडाइन बन जाएगा, और फिनॉक्साइडाइन तो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, तो डाइल्यूट भी चलेगा। अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ concentrated nitric acid, तो I can write the product like this, या फिर इसमें फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड लिखा हूं तो भी चलेगा, विल गेट द प्रोडक्ट लाइक दैट। इसलिए डाइल्यूट में अपन एक बार नाइट्रेशन कर सकते हैं। फिर सी भी पूछा था, सी वाला तो फिनॉल के साथ एसिड क्लोराइड है ना, तो पढ़ा तो है अपन ने, शॉर्टन बाउमैन रिएक्शन, फिनॉल के साथ इसका रिएक्शन, so nucleophile ना, we'll get a reaction like this, एस्टर। भाई एसिड क्लोराइड को अल्कोहल से रिएक्ट करूंगा तो एस्टर ही तो बनेगा। अब इसमें आपने कहीं वो दिया है मुझे क्या, और आपको साफ साफ यहाँ बेस भी लिखा हुआ है, मतलब मुझे फिनॉक्साइडाइन दे रखा है। सर बोलो। सर वो साइड प्रोडक्ट कैसे आया? वो तो बेस लेके जा रहा है ना। नहीं, अपन ने तो ऐसे बनाया ना, पहले ये इससे रिएक्ट किया, एसिड बेस रिएक्शन, फिनॉक्साइडाइन, तो इसको निकालेंगे तो OH H2O बन गया, उसके बाद फिनॉक्साइडाइन को रिएक्ट किया, HCl निकाला तो NaCl भी बन गया, ये बना प्रोडक्ट। बाकी साइड प्रोडक्ट कौन सा? सर वो आंसर में HCl लिखा है। आंसर में HCl लिखा मतलब साइड प्रोडक्ट HCl लिखा है। कोई बात नहीं भाई, आप NaCl भी लिखोगे तो उसने ये कहा कि ये कैटलिस्ट है, अब बाद में उसमें से NaOH और HCl हटा देना, ठीक है, क्योंकि वो वैसे भी अपन NaCl को Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव लिखने वाले हैं, ओके सर। कोई प्रॉब्लम नहीं, लिखने दो आपको, बट द प्रोडक्ट इज दिस। B4 का A, मुझे कन्वर्जन चाहिए। हाँ, अगर वो ऐसे लिखता ना इस रिएक्शन में, ऐसे अभी अपने ऐसे लिखा ना, उसने लिखा बेस,
तो अपन क्या करेंगे, इसको हटा के फिनॉक्साइडाइन बनाया, फिनॉक्साइडाइन को फिर हटा दिया। अगर वो ऐसे लिखता ना तो अपन कहते AlCl3, ये तो लुईस एसिड है, लुईस एसिड है, ये तो बॉन्ड ब्रेक होगा नहीं। तो क्या करेंगे, इसको हटाऊंगा, अलगेटा कार्बोकटाइन ना, फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन लुईस एसिड में होता है, बेस में थोड़ी होता है फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो अपन को कन्वर्ट करना है, दैट इज नाइट्रोबेंजीन टू एसिटाइल और एनिलीन। तो ये तो हो गया एसिटिल एनिलीन और ये हो गया एसिटाइलाइड। कर दो भाई, हम इसकी जगह ये ले लेंगे, बन गया। इससे प्रोटॉन हटा दूंगा, इधर CH3 C डबल बॉन्ड लग गया, हो गया आंसर मेरा। ये लो बन गया एसिटाइलाइड। तो बता दो कैसे, पहले इसको NH2 में कन्वर्ट कर देता हूँ, बाद में उसको एसिड क्लोराइड से रिएक्ट कर देता हूँ। ये एसिड क्लोराइड का रिएक्शन तो आपने बता ही रखा है, और SnHCl से क्या हो जाएगा, NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। दो स्टेप में हो गया। B4 का हो गया, फिर B7 भी पूछा, पार्ट 1 का B7। Give the method to distinguish between the primary, secondary and tertiary amines. Heisenberg, Hinsberg method, mustard oil reaction, nitrous acid test, तीनों बताए तो था डिस्टिंक्शन के लिए। HNO2, nitrous acid test, Hoffman method, mustard oil reaction, हिंसबर्ग रिएक्शन, हिंसबर्ग में तो सेपरेशन मेथड भी है, तीनों ही बताए मैंने आपको। और primary amine gives only isocyanate test, carbylamine test. Only for primary amines. लेकिन ये तो तीनों ही देते हैं ना, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। डिस्टिंग्विश करो। B1 का A, अभी थोड़ी देर पहले पूछा ना, अमोनिया के साथ रिएक्ट करके कैसे बनाना है, बता, पूछा तो था इसमें कि सर Cl है, अगर इसका अमोनिया से रिएक्ट करेंगे CuO में, तो रिप्लेस करो ना अमोनिया से, OH रिप्लेस हो जाता है, ये तो Cl है। थोड़ी देर पहले बताया तो था CU2O में, और हीट करेंगे। B2 का C, B2 का C क्लास में बताया ना, फिनॉल के साथ और एनिलीन, ट्राइब्रोमोस फिनॉल ना, ये एनिलीन के साथ सेम रिएक्शन। क्या गिवन है, Br2 और CS2, मतलब दिस इज EAS रिएक्शन, वहां बताया था मैंने। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो विल गेट पैरा ब्रोमो एज मेजर प्रोडक्ट।
पैरा ब्रोमो एज मेजर प्रोडक्ट और ऑर्थो एज माइनर। दूसरा क्या है, Br2 वाटर ना ट्राइब्रोमोफेनॉल बनाओ ना, जैसे ट्राइब्रोमोफेनॉल मैंने बताया था ना, व्हाइट पीपीटी बनता है, हो गया, इज अ व्हाइट पीपीटी, क्लास में पढ़ा अपन। सर वो Br2 और CS2 के इसमें उन्होंने ट्राइब्रोमोफेनॉल ही बना दिया है, ट्राइब्रोमो एनिलीन, सॉरी। नहीं वो नहीं बनेगा, वो हटा वो नहीं, देना, ठीक है वो हटा देना, वो गलत है, अगर बनाया है तो गलत है, वो नहीं बनेगा। अच्छा सर। दोनों में एक जैसे बना दिया, नहीं वो गलत है। सर हम्म। सर वो ये ऊपर जो आपने रिएक्शन लिखा था ना, NH3 और ये बेंजीन और सीएल वाला, तो इसका मैकेनिज्म नहीं है? इसका ना, हाँ, नहीं मैंने मना किया था ना, रेडिकल मैकेनिज्म है, छोड़ दो उसको। फिनॉल ओके के साथ भी देखा, इसके साथ भी देखा, रेडिकल मैकेनिज्म है। कॉपर यूज करेंगे दैट इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके अपन ने एल्कोहल्स में भी पढ़ा था, अगर एल्कोहल, लेकिन एल्कोहल में अपन ने कॉपर के साथ, तो सिर्फ कॉपर के साथ पढ़ा था कि वो डिहाइड्रोजनेशन पढ़ा था ना, कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन CHO बनाया, तो दैट इज अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस जैसे होता है, लेकिन अपन को जरूरत नहीं, उसके मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है अपन को। B3 amines with HCl. Why does amines is soluble in aqueous HCl? क्योंकि वो एसिड हो जाएगा ना, सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट और मोर। वैसे एनिलीन विल बी, फिनॉल अपन ने लिखा वाटर में स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल नहीं होता, इवन तो उसके पास OH है और अपन को लगेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, ये तो और भी ज्यादा सॉल्युबल नहीं होगा, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। लेकिन अगर आप इसमें HCl ऐड करोगे ना, एक्वस HCl, तो ये पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव, ना इट बिकम अ सॉल्ट, सॉल्ट विल बी सॉल्युबल इन HCl, salt will be soluble in HCl. C1 में द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, पहले मैं हाइड्रोलिसिस किया तो NH2 बना लिया, आपके पास ऐसे गिवन था, तो हाइड्रोलिसिस कर दिया आपने, अमाइड था ना, तो NH2 बन गया, इसका डाइजोनियम बना दो N2 पॉजिटिव, उसके बाद KNO2 के साथ, अपन को पता है NO2 नेगेटिव है, तो नाइट्रोबेंजीन बना दो, ये लो बन गया। डाइजोनियम में तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल ऐड कर दो, रिएक्शन हो जाएगा, C1 हो गया। तो बाकी अपन ऐसे जो पैरा पे लगा हुआ है उसको लगा रहने देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं अपन को उससे। बाकी रिएक्शन तो ये करना था ना हाइड्रोलिसिस से, इसका थोड़ी हाइड्रोलिसिस होता है NO2 का। हाउ विल यू कैरी आउट द रिएक्शन दिस, आपको ये कन्वर्ट करना है, NH2 को कन्वर्ट करना है किसमें, NO2 एंड Br। हाँ तो ठीक है ना, कर देंगे, उसमें क्या है, NO2 एंड Br ना, ठीक है तो करते हैं। मेरे पास NH2 गिवन है, मैं इसको बेटर मेटा उसमें कन्वर्ट कर सकते हो क्या आप, मेटा डायरेक्टिंग में, अगर आप मेटा डायरेक्टिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं तब तो बहुत अच्छा है। तो अपन क्या करें, एक काम कर देते हैं, हाँ ठीक है, मतलब मैं सोच रहा था कैसे शुरुआत करें, अपन ना इसका डाइजोनियम बना लो, इसको हटा ही देते ना, NO2 से रिप्लेस कर देते हैं, वो सामने लिखा तो NO2 से कैसे रिप्लेस करते हैं, डाइजोनियम बना देते हैं, लो बना, फिर KNO2 से रिएक्ट कर दो, अभी बनाया था आपने, नाइट्रो बन गया, फिर Br2AlCl3 कर दो, बन गया, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप।
अब इसमें अगर तुमको लगता है कि नहीं मैं तो ऐसे करूंगा, तो भाई पूछ लेना कि भाई आप ऐसे ही क्यों कर रहे हो, कोई मेरी मर्जी मैं तो ऐसे करूंगा, बताओ कहाँ गलत हो, बताओ, पूछ लेना। भाई तुम मुझे ये बता देना नहीं मैं तो ऐसे करूंगा, तो बता दूंगा कि मैं भाई वो कैसे क्यों नहीं कर सकते आप। वैसे भी मैंने बता रखा है, जो मैंने नहीं बताया आपको वो नहीं हो सकता। फिर क्या पूछे, C3 फॉलोइंग कन्वर्जन, फिर कन्वर्जन बताना है मुझे। नाइट्रोबेंजीन है, नहीं NH2 में, और NH2 को किस में कन्वर्ट करना है, इसमें हो जाएगा। पहले आई लगा देते हैं, इसमें NO2 तो है ही, पहले अपन क्या, एनिलीन है वो NO2, एक बार देख लेता हूँ, NH2 है, NH2 ना, हाँ NH2 NH2 है, अब वो ऑर्थो पैराडाइटिक ग्रुप है। तो पहले आई लगा लेते हैं, बाद में NO2 में कन्वर्ट कर लेंगे डाइजेनियम से। अभी बताया था आपने डाइजेनियम से कैसे कन्वर्ट करना है। फिर NO2 में करके 2 बार ब्रोमिनेशन कर दूंगा, तो हेलोजन ऑर्थो पैराडाइटिक होता है, पैरा ब्लॉक है, तो दोनों ऑर्थो पे 2 बार ब्रोमिनेशन कर दूंगा, हो गया। आपको पहले क्या करूं, ICL से रिएक्ट करना। एनिलिंग थोड़ा रिएक्टिव ज्यादा होता है, इसलिए अपन उसे थोड़ा सा मतलब प्रेफरेंस नहीं देते कि भाई बहुत जल्दी अपन उसे रिएक्शन करवाते हैं ICL से। तो अपन क्या करते हैं उसे, जनरली जैसे ऐसे नहीं करना चाहिए अपन को। अगर मेरे पास ऐसे गिवन है और अपन को पता है कि अगर मैं, मेरे पास ये गिवन है और इसका मैं HNO3 H2SO4 से रिएक्शन करूंगा, तो वी डजंट गेट गुड यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट लाइक दिस, ये अपन को अच्छा यील्ड में नहीं मिलता है। थोड़ी देर पहले तुमने पूछा भी था कि ये 47% क्यों बनता है, वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 47% क्यों बनता है। मैंने आपको बताया 47% क्यों बनता है, क्योंकि ये पहले एसिड बेस रिएक्शन से डीएक्टिवेटिंग बन जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, मैं इसको ना 52% नहीं बनाना चाहता, मैं इसको मतलब 90% के आसपास बनाना चाहता हूँ। कहेंगे ठीक है, ये एसिड बेस रिएक्शन कर रहा है ना, तो मैं पहले इसको ऐसे ग्रुप में कन्वर्ट कर दूंगा जो एसिड बेस नहीं दिखाएगा। अब तो नहीं दिखाएगा ना एसिड बेस, अमाइड्स और एम्फोटरिक वो थोड़ी होते हैं बेसिक। तो फिर अब कर लो नाइट्रेशन, तो फिर पैरा पोजीशन पे होगा नाइट्रोजन, उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर दो, ये अमाइड है, इधर है उधर OH, ये बन गया अपने पास। दिस विल बी अराउंड 90%। हमने क्या किया, इसको थोड़े वीकर ऑक्सीडेशन, वीकर बेसिक ग्रुप में, या अपन ने इसका बेसिक कैरेक्टर काफी कम कर दिया, सो दैट एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगा, तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में कन्वर्ट नहीं होगा, तो अपन ने इसको अमाइड में कन्वर्ट कर लिया। तो इसका लोन पेयर तो इधर कॉन्जुगेशन में है, तो वो बेसिक थोड़ी होगा फिर अच्छा, और वैसे भी अपन ने पढ़ा हुआ है अमाइड्स आर एम्फोटरिक इन नेचर। ठीक है, तो अपन क्या चाहते हैं कि भाई आपको 2 मेटा पे चाहिए, मतलब वो तो मैं तभी बना सकता हूं मेटा पे जब यहां पर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो, लेकिन आइडिन तो पैरा पे चाहिए ना, तो पहले आइडिन ही बनाते हैं, पहले अपन आइडिन रखते हैं। तो अपन कहेंगे देखो भाई मेरे पास चॉइस है कि मैं ICL से रिएक्ट करूं, I पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है। अगर ये एसिड होता है H+ आइन, तो अपन कहते हैं कि वो डायरेक्टली पहले इससे रिएक्ट करेगा, क्योंकि पहले एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है। बट I पॉजिटिव इज नॉट H+ आइन ना, तो उतना अच्छा एसिड बेस तो नहीं होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक हो जाएगा, तो विल राइट। अब डाइजेनियम बना के बना देता हूं 2 Br,
पहले डाइजोनियम से KNO वो KNO2 से बना लूंगा। है ना, पहले अपन क्या करेंगे, डाइजोनियम बना देते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसका HNO2 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर लेते हैं, तो अपन कहेंगे डाइजोनियम बन गया। उसके बाद KNO2 से कर देता है, कॉपर के साथ हीट करना पड़ेगा लेकिन बन जाएगा। तो विल गेट लाइक दिस। अब अपन को पता है, इसका ब्रोमिनेशन कर दो 2 बार, तो 2 Br आ जाएगा। इसका मेटा पोजीशन, इसका ऑर्थो पैरा ब्लॉक है, ऑर्थो पे 2 Br लिख देते हैं, विल गेट दिस। अगर अपन डायरेक्टली इसको ऐसे करते हैं, कैसे, इसका आयोडीनेशन करने के लिए अपन HI वगैरह और या I2 लेते हैं, तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन बनता है, इसलिए वो अच्छा मेथड नहीं होता। AlCl3, फिर उसके बाद क्या होगा कि AlCl3 यहां पर एसिड बेस रिएक्शन भी दिखाएगा। भाई ये भी तो एसिड है, अपन ने लिखा हुआ है, दिस डजंट गिव फ्रेंडल क्राफ्ट रिएक्शन। रीजन क्या है, क्योंकि ये एसिड बेस रिएक्शन देता है। तो फिर अपन कहेंगे बेटर है कि अपन पहले उसको किस में कन्वर्ट करता है, वीकर एक्टिविटी में। अपन को पता है ये ग्रुप अपन जब चाहे NH2 में कन्वर्ट कर सकता है, हाइड्रोलिसिस ही तो करना है। अब इसका आयोडीनेशन कर लेते हैं, तो ये थोड़ी अभी LCl3 से रिएक्ट करेगा, बना देते हैं। उसके बाद कुछ नहीं, ब्रोमिनेशन कर देते हैं, AlCl3 ले लेते हैं या FeCl3, कोई भी लुईस एसिड ले लो आप। दो बार कर लेते हैं, उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, लो भाई हो गया पार्ट। ऐसे भी कर देंगे, हमारी मर्जी। बट मैं ऐसा कोई रिएक्शन यूज नहीं करता जो अपन ने पढ़ा ना हो। बट कन्वर्जन के मैंने काफी सारे रिएक्शन बताए थे आपको। हमें कन्वर्ट क्या करना है, हमें ये डिसाइड करना है पोजीशन क्या चाहिए। ये दोनों इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों मेटा पे थे, मतलब पहले ये बनेगा तब ये दोनों बन पाएंगे। ये इसके पैरा पे, मतलब मुझे NO2 और I पैरा पे चाहिए, तो इसी में पहले पैरा पे बना देता हूं। अब वो पैरा पे बन गया, तो इसको डाइजोनियम बना के अपन ने NO2 बना लिया, और बाद में नाइट्रेशन किया, तो इसके मेटा पे चाहिए ना दोनों ये, तो ये मेटा डाइट्रिन ग्रुप होना चाहिए, बना लिया अपन। C5, ठीक है। तो C5 में क्या गिवन है, अ सॉल्यूशन ऑफ 1 ग्राम मोल, मतलब 1 मोल ऑफ टाउलिन डाइजोनियम क्लोराइड। हाँ ठीक है, तो टाउलिन डाइजोनियम क्लोराइड हमें क्या फर्क पड़ेगा, बता देंगे। मैं इसको हटा, टाउलिन डाइजोनियम क्लोराइड लो भाई, ये तो हो गया डाइजोनियम क्लोराइड, और ये हो गया टाउलिन। सो 1 ग्राम अपन का एग्जांपल दे रखा है, द रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ EAS, बिल्कुल थैलिन रिएक्शन में बताया आपने, ठीक है, उसको थैलिन रिएक्शन में आपने बताया। It is example of aromatic substitution reaction. In alkaline medium, phenol gets phenoxidine, ठीक है। करना क्या है, more reactive electrophile. The electrophile is the reaction of aryl diazonium cation. Stronger the more is the reaction, ठीक है, सही है। तो पैरानाइट्रोकेटाइन is stronger nucleophile, therefore it is, अपन बताएंगे ना क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें, बताया तो है मैंने क्लास में भाई, जब मैंने आपको ये बना के दिखाया था तो आपको साफ साफ बताया तो था मैंने।
ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है तब भी ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकता है। और ये पैरा सब्स्टिट्यूशन, जब ये पैरा पे अटैक करेगा तो मिथाइल ऑरेंज बनाया था पहले डायजो कपलिंग में। अमन्स में बताया तो था, चलो इसी को बताते हैं। मेरे पास एक गिवन है डाइजेनियम सॉल्ट विथ NO2 और एक गिवन है अपने पास ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप will favors the reaction of electrophilic aromatic, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोफाइल, जब ये विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो इलेक्ट्रोफाइल का स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा ना, डेल्टा पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा होगा तो अटैक भी इजीली करेगा, तो इसका रिएक्शन करेंगे ना इससे, बन गया। ये डाइजेनियम सॉल्ट है अपने पास, बना है ना, ये लो द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। अगर इन दोनों में से चेक करना है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो रिएक्शन ज्यादा होगा, और फिनॉल कब रिएक्ट करता है, जब मीडियम बेसिक होता है, और एनिलीन कब रिएक्ट करता है, जब मीडियम एसिडिक होता है। याद करो, CN कपलिंग NN कपलिंग क्लास में पढ़ा था, सर बोलो। सर वो राइमर टाइमर में और कोलवेज रिएक्शन में हमने ऑर्थो को मेजर क्यों लिखा था फिर? क्योंकि फिनॉक्साइडाइन से रिएक्शन हुआ था ना, फिनॉक्साइडाइन में जैसे वो मतलब दोनों ही इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है। तो सिर्फ वो दोनों रिएक्शन में ही होगा क्या ऑर्थो नहीं, मेजर? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, वहां पर ने ये कहा कि वहां पर जो रिएक्शन होता है वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक नहीं होता है। अपन ने ये कहा कि पानी में ये फिनॉक्साइडाइन जैसे एग्जिस्ट करेगा, और अपन ने कहा कि जैसे ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होकर कार्बन पे बनेगा नेगेटिव चार्ज, वो आगे रिएक्ट कर जाएगा इलेक्ट्रोफाइल से। और राइमर टाइमर में इलेक्ट्रोफाइल क्या था, कार्बिन, और कॉल्बेज में इलेक्ट्रोफाइल क्या था, CO2। तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज इधर आता है तो राइमर टाइमर के लिए कार्बिन से रिएक्ट करता है और CO2 से रिएक्ट करता है तो कॉल्बेज हो जाता है। सर पर फिर ये क्वेश्चन में भी फिनॉल बेसिक मीडियम में ही है ना हाँ, दिया तो हुआ? फिनॉल बेसिक मीडियम में है, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज पहले से प्रेजेंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट नहीं है पॉजिटिव चार्ज, इसको न्यूक्लियोफाइल जैसे अटैक करना है उस पर, इधर इनको अटैक करना है उस पर, उसको थोड़ी अटैक करना है, इनसे रिएक्ट करना है, यहाँ ये रिएक्ट करेंगे उसके साथ। ओके सर। दोनों में डिफरेंस है। हमने तो मीडियम इसलिए बेसिक बनाया उसको, इसमें जो बेसिक मीडियम बनाया वो भी स्लाइटली बेसिक, ओके सर। तो इसका एक्टिवेटिंग कैरेक्टर बढ़ेगा तो वीक इलेक्ट्रोफाइल भी इजीली अटैक कर जाएगा। पैराटाउलिन डाइजेनियम क्लोराइड ये है भाई, तो वही था पैरा लास्ट क्वेश्चन। C6 का भी पूछा था ना किसी ने, बी पार्ट, तो बी वाले में पूछा है कि ये है और आप इससे पैराटाउलिक एसिड बना दो, बन गया ये लो, पैराटाउलिन और कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। क्या करें, इसको KCN से रिएक्ट कर दो, हो गया, CN से रिप्लेस होगा, ये CN आ जाएगा और फिर हाइड्रोलिसिस करो, बन गया। इनमें से ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताया, जो बताया उनसे रिएक्शन किया आपने। ये आपका एक्सरसाइज 1 था। अब पार्ट 2, अब पार्ट 2 अब आप सॉल्व करोगे, क्योंकि अब आपको थोड़ा और आइडिया मिल गया कि अच्छा ऐसे कन्वर्जन करने होते हैं, और काफी सारा पार्ट अपन को और पता चला, तो उसके बाद अब आप सॉल्व करोगे तो आपको और अच्छा आइडिया मिलेगा, तो आप और अच्छा सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो
अपना अमाइंस तक खत्म कर चुके हैं अपन। पर पढ़ रहे थे लास्ट टाइम, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे थे अपन, है ना? डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बिल्कुल करता है बेसिक मीडियम में। मतलब अगर बेंजीन से CH3 अटैच्ड है तो ये KNO4 के साथ बेसिक मीडियम में कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ऐसे नहीं करना, नहीं तो कहोगे सर ने कहा तो था, क्या प्रॉब्लम है? इसको भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं। नहीं, बेंजीन रिंग में। अभी बेंजीन रिंग में ये क्या, अगर ऐसे होता तब भी मैं यही करता। ऐसे होता तब भी मैं यही करता। अब आर कुछ भी लिखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे होता तो अपन नहीं करते, फिर ऐसे ही लिख रहे हैं। ठीक है, ये अपना डेरिवेटिव्स था। डेरिवेटिव मतलब अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, प्रॉपर्टीज में कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, थोड़ा बहुत अपन को पढ़ने के लिए होगा तो प्रिपरेशन में होगा। प्रॉपर्टीज में ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं इन ORM 1 में, जो अपन ने SN2TH रिएक्शन किया, वही इसके प्रॉपर्टीज है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ऑलरेडी अपन ने पढ़ रखा है सब कुछ। अगर हम इसको SOCl2 या PCl5 या फिर PCl3, तो OH ग्रुप को मैं कन्वर्ट कर लूंगा RC डबल बॉन्ड OCl। ये इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। इसका कोई और मेथड हो सकता है क्या प्रिपरेशन का? तो अपन कहेंगे भाई, एक आपने लास्ट टाइम बताया था कि केटीन से अगर HCl ऐड कर दो तो भी बन जाएगा, अरेंडेट एस्टर्ट रिएक्शन में बताया। दूसरा अपन एनाइड्रेट की बात, तो एनाइड्रेट में सबसे अच्छा मेथड प्रिपरेशन का होगा, लेकिन इसमें हम अपन सिमेट्रिक एनाइड्रेट ही बना सकते हैं। अदरवाइज हमें अलग अलग लिख के बताना होगा। अगर एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड है तो P2O5 इज अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो अपन वाटर डालेंगे तो अपन को एनाइड्रेट बन जाएगा। जैसे अपन ऐसे करते हैं, HNO3 का एनाइड्रेट बना देते हैं। तो कैसे बनाते हैं? नाइट्रिक एनाइड्रेट, एनाइड्रस नाइट्रिक एसिड, ऐसे बना देंगे। ऐसे अपने इससे, अगर एसिड में एक ही प्रोटॉन है जो डोनेट हो सकता है, तो अपन उसको ट्वाइस लेके वाटर हटा देते हैं, जैसे HNO3 में करते हैं। P2O5 इज अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अगर मेरे पास H2SO4 है ना, तो भी मैं इसको P2O5 से डिहाइड्रेट कर दूंगा। और जो वाटर होगा उसको उसमें ऐड करके पहले मेटाफॉस्फोरिक बना दूंगा, उसके बाद फर्दर वाटर से रिएक्ट करके मैं इसको
H3PO4 बना दूंगा ऐसे। अपन को पता है वाटर ऐड करने से कभी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता सेंट्रल एटम। और किसी भी नॉन मेटल ऑक्साइड को अगर पानी में डालेंगे तो नॉन मेटल ऑक्साइड का नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता। दैट इज नोन टू अस। इसके अलावा वैसे अपन से कोई मेथड पूछता नहीं। फिर भी एक बार देख लेते हैं और कोई मेथड है क्या अपने पास जिससे अपन एनाइट्राइड को बना सके। तो अपन कहेंगे फिर तो आप इसको ही बना दो। OH लोगे तो भी चलेगा और ONA लोगे तो भी चलेगा। व्हाट इज सो, ये इतना अच्छा लिविंग ग्रुप है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल डाल दो रिएक्शन हो जाएगा। विल गेट द एनाइट्राइड। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, और फिर अपन इसको रिएक्ट करते हैं पर एसिड्स के साथ। पर एसिड्स मतलब कोई भी, तो भी आई विल राइट लाइक दिस। दिस वाज बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। वैसे जो बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन होता है, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन, उसमें अपन क्या करते हैं कि अगर कीटोन्स है तो पर एसिड्स में एनी पर एसिड इट विल कन्वर्ट इनटू एस्टर्स। और अगर एल्डिहाइड है तो एसिड्स। हमें क्या करना होता है, जैसे अनसिमेट्रिकल गिवन है तो पर एसिड्स गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन। हमें वो नेसेंट ऑक्सीजन या तो इस तरफ ऐड करूंगा या इस तरफ ऐड करूंगा। तो यहां पर ना एल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन होता है। तो ये ऑक्सीजन उस एल्काइल ग्रुप को माइग्रेट करके उससे एस्टर बनाएगा जिसका माइग्रेटरी एबिलिटी अच्छा होगा। तो इन दोनों में से बेटर माइग्रेटरी एबिलिटी किसकी होगी, लार्जर एल्काइल ग्रुप की। तो ये बेटर माइग्रेटरी ग्रुप है। तो फिर मैं प्रोडक्ट भी ऐसे लिखूंगा। मैंने इस तरफ ऐड कर दिया। उस तरफ ऐड कर दूंगा जिस तरफ बेटर माइग्रेटरी। तो लार्जर द एल्काइल ग्रुप बेटर विल बी द माइग्रेटरी एबिलिटी। तो मैं ऐसे भी चेक कर सकता हूं माइग्रेटरी एबिलिटी। बताओ दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेट है। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसमें नहीं है, इसलिए इसकी माइग्रेटरी एबिलिटी अच्छी है। अगर कभी जरूरत पड़ेगा तो मैं हटा के भी चेक कर लूंगा। अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, फिर मैं इसको किसी पर एसिड से रिएक्ट करता हूं, मेरी मर्जी। मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड बताया मैंने। पर एसिड्स इपॉक्साइड बनते हैं एल्कीन में, तब मैंने सारे पर एसिड बताया आपको। तो मैं कहूंगा ये तो सिमेट्रिक है, किसी भी तरफ ऐड कर दो, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में या फिर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, आपकी मर्जी। तो मैं कहूंगा अच्छा ठीक है। और अगर मेरे पास ऐसे है तो
तो मैं कहूंगा इधर बड़ा एल्काइल ग्रुप, उधर छोटा एल्काइल ग्रुप है, और बड़े एल्काइल ग्रुप का माइग्रेटरी एबिलिटी ज्यादा होता है, तो आपको इन दोनों कार्बन के बीच में ऑक्सीजन ऐड करना चाहिए। कर देता हूं। ये मेटा क्लोरो और बेंजोइक एसिड लिखा था, ये लो 7 में बढ़ रही है। तो मैंने अज्यूम कर लिया ये सिमेट्रिक है, बताओ इस तरफ ऐड करूं या इस तरफ ऐड करूं? तो मैंने कहा दोनों को हटा के देख, ये ज्यादा स्टेबल है या एक ऐसे बनेगा जो माइग्रेटरी ग्रुप होगा, या तो ये माइग्रेट करेगा ये माइग्रेट करेगा। तो चलो देख लेते हैं किसमें ज्यादा स्टेबिलिटी है पॉजिटिव चार्ज। तो इधर ऐड करो, कर दिया मैंने, देखिए और ये किया था बेयरविली का ऑक्सीडेशन। और कोई मेथड? तो अपन कहेंगे कीटीन से तो सभी बना सकते हैं, तो कीटीन का कोई मतलब नहीं है बताने का। भाई कीटीन में तो आप कुछ भी बना सकते हो, वो अपन को पता है। आपको क्या करना है, एसिड ऐड कर दो, तो अपन कहेंगे ठीक है ये CH3 बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, OC डबल बॉन्ड O CH3 बन जाएगा। ये इधर R है तो अपन R लिखेंगे, ये लो बन गया कीटीन से। हमने पढ़ा हुआ है कीटीन से तो कुछ भी बना सकते हैं, बस डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा कंपाउंड अपन ऐड कर रहे हैं। ठीक है, बाकी साइक्लिक एनाइट्रेट वगैरह अपन को पता है, ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है आपको। भाई मेरे पास ऐसे गिवन है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको अगर डिहाइड्रेटिंग एजेंट से रिएक्ट करूंगा तो आई विल गेट एनाइट्रेट। ये भी तो एनाइट्रेट है ना, थैलिक एनाइट्रेट, ये थैलिक एसिड है, वो थैलिक एनाइट्रेट है। जो मैंने आपको डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में बताया था वो एनाइड्रेट, वो सक्सिनिक एसिड ऑनवर्ड्स विल फॉर्म एनाइड्रेट्स। तो ठीक है, वी गॉट दैट मेथड, अदर मेथड फॉर द प्रिपरेशंस। अब अपन एस्टर्स की बात कर लेते हैं। तो अपन कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल के साथ तो ऐड कर दो H+N, तो बन जाएगा एस्टर, दैट इज अ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, और वो इक्विलिब्रियम में होगा बिकॉज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन तो इक्विलिब्रियम में होता है। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई एस्टर्स भी प्रिपेयर करवा दो आप, अदर मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एस्टर्स। तो अपन कहेंगे एक मेथड तो यही हो गया हमारे लिए, रिप्लेस कर लो। व्हाट विल गेट, वी नो दैट फिनाइल एस्टर भी बन सकता है और एस्टर्स भी बन सकता है। ये ले लोगे तो एस्टर बनेगा, और अगर पीएच लोगे तो लोन पेयर इधर अटैक करके Cl हटाएगा, HCl हटाएगा, वो पीएच बनेगा। ये एस्टर बन जाएगा, दैट इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एक्सेस ऑफ वाटर ऐड करते हैं तो हाइड्रोलिसिस हो जाता है। बेयर विनेगर तो है ही, तो पहले से ही बता रखा है मैंने। किस तरफ ऐड करना होता है ऑक्सीजन, वी नो दैट।
फिर तुम्हें याद होगा सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा था अपन ने, उसको अगर I2 और CCl4 से रिएक्ट करूंगा ना मैं, तो आई विल गेट द एस्टर्स. And the reaction is Beerenbaum-Simononi reaction. अपने Hunts-Dicker reaction में पढ़ा था ना. Hunts-Dicker reaction में we can take only Cl2 और Br2, तो we get halides, alkyl halides. और अगर iodine लेंगे तो we get the ester. Similarly reaction. अभी ketene से भी know that. From the ketene. Ketene से तो अगर हम alcohol से react करेंगे तो we'll get the ester. ये तो Arendit ester reaction में पढ़ा आपने. Ketene वाला reaction. That is. फिर अपन ऐसे लिख सकते हैं अमाइड्स. अगर मैं इसको अमोनिया के साथ रिएक्ट करूंगा, then this is an acid, this is a base. तो एसिड बेस रिएक्शन करो तो क्या मिलेगा? आपको सॉल्ट मिलेगा. We'll get a salt. और सॉल्ट को अगर हीट करोगे 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो अमाइड मिलेंगे. दैट इज अमाइड. ये अपन को अमाइड. अभी व्हाट वी कैन डू, एक तो मैं ऐसे बना सकता हूं. I'll get RC डबल बॉन्ड ONH. मैं सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स भी बना सकता हूं. सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स भी बना सकता हूं. मैं इसको एनहाइड्राइड से भी रिएक्ट करवा सकता हूं बिकॉज दे आर SN2TH रिएक्शन. बस आपका लीविंग ग्रुप यहाँ एसिड लीव करेगा या NH3, तो दोनों में से स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा? ये वाला. तो बस रिप्लेस होगा. इवन एस्टर से भी अपन रिएक्शन कर सकते हैं. इसका लिविंगबिलिटी अच्छा है NH2 से. These are the products. Amide, RNH2. Plus alcohol. अमाइड के लिए अपन पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड भी बोल सकते हैं.
ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड लिख लो। हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड कैसे? RC ट्रिपल बॉन्ड N है, इसमें पार्शियल हाइड्रोलिसिस मतलब H2 ऐड करो तो I'll get RCOH और डबल बॉन्ड NH टर्टमराइज कर लेंगे अपन इसको, तो RC डबल बॉन्ड NH2 आएगा। फिर अगर हाइड्रोलिसिस करूंगा तो वापस कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया बन जाएगा। तो पता तो है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे तो इसके हाइड्रोलिसिस से हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, तो विल गेट दैट। अभी पार्शियल हाइड्रोलिसिस से अमाइड। और वापस अगर अपन इससे एक वाटर निकाल दें P2O5 तो अपन को पता है फिर साइनाइड बना P2O5 से। ये प्रिपरेशन मेथड्स है। प्रॉपर्टीज में all shows SN2TH reaction, सारे डेरिवेटिव्स हैं। और SN2TH रिएक्शन क्या होता है? यह लिविंग ग्रुप होता है, अपने पास स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है। तो इंटरमीडिएट बनाता है जिसको अपन टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बोलते हैं। ये टेट्राहेड्रल SN1 में, उसमें ORM1 में पढ़ा अपन। अब ये स्ट्रॉन्गर बेस है तो ऑब्वियसली बात है लिविंग ग्रुप अच्छा कौन सा होगा, ये वाला होगा, तो सब्स्टिट्यूशन है ना। हाँ तो अपन कहेंगे ये जो आप कर रहे थे ये यही तो था। तो आप लिख रहे थे वो यही तो था। ये अपन ने ORM1 में पढ़ा हुआ है सारा कुछ। हाइड्रोलिसिस वैसे तो अपन को डेरिवेटिव्स पता है, तो मैं ORM1 वाले पार्ट को ना वापस फिर डिस्कस करेंगे, तो फिर मतलब नहीं उसको बार बार डिस्कस करेंगे। ऑल आर डेरिवेटिव, क्योंकि हमने OH को इससे रिप्लेस किया। और रिएक्टिविटी ऑफ डेरिवेटिव ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग एबिलिटी ऑफ एन आई। Cl माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप है RCO नेगेटिव से, अच्छा लिविंग ग्रुप है RO नेगेटिव से, अच्छा लिविंग ग्रुप है NH2 नेगेटिव से। ये लिविंग ग्रुप है, मतलब इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है इससे, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है इससे, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है इससे। ये दोनों ही वाटर से ज्यादा एसिडिक है, मतलब इनमें तो पानी डाल दो अपने आप ही हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, एसिड की भी जरूरत नहीं। ये दोनों का बेसिक कैरेक्टर वाटर से ज्यादा है, ये अल्कोहल है और ये अमोनिया होगा। तो फिर इन दोनों का हाइड्रोलिसिस सिर्फ वाटर से नहीं हो सकता, उसमें कैटलिस्ट की भी जरूरत पड़ेगी। एस्टर एंड अमाइड,
Do not hydrolyze in aqueous medium. आप उसे न्यूट्रल मीडियम में हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, बट एसिड और बेस दे आर कैटलिस्ट, वो हाइड्रोलाइज कर देंगे, बट इट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इन एसिडिक और बेसिक. तो वहां पर अपन ने काफी कुछ पढ़ा हुआ है. प्रॉपर्टीज में एक तो अपन को सबका हाइड्रोलिसिस पता है, इससे सबसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, इसमें HCl, इसमें एसिड, इसमें अल्कोहल और इसमें अमोनिया. AlCl3 और बेंजीन में we get Friedel-Crafts reaction. AlCl3 और बेंजीन में सबसे Friedel-Crafts रिएक्शन मिल सकता है अपन को. साइड ग्रुप लगेगा, C डबल बॉन्ड और R. AlCl3 से लुईस एसिड, यहाँ से Cl हटाएगा, यहाँ से ये हटाएगा, यहाँ से OR हटाएगा, यहाँ से NH2. रिडक्शन, ऑक्सीडेशन. ना तो रिडक्शन बताने की जरूरत है ना ऑक्सीडेशन. तो कॉलम बी में सभी थे, कॉलम बी में आपने सब लिख रखे. तो अपन ने रिडक्शन पढ़ रखा है भाई. इसको अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, अल्कोहल HCl, अल्कोहल अल्कोहल, दो अल्कोहल RCH2H, एक अल्कोहल और दूसरा अल्कोहल ROH, इसमें अमाइंस बनेंगे CH2NH2, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में. सोडियम बोरोन हाइड्राइड होता तो सिर्फ ये रिड्यूस होता है, ये तो रिड्यूस नहीं होते तीनों. सोडियम बोरोन हाइड्राइड में लिखा अपन. फिर अपन कहेंगे ऑक्सीडेशन क्या, हाइड्रोलिसिस कर दो तो ऑक्सीडेशन ही तो है, सब कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो ऑक्सीडेशन ही तो हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. एनहाइड्राइड पर्किन कंडेंसेशन में यूज किया अपन ने, एस्टर क्लेंशन एस्टर कंडेंसेशन में यूज किया अपन ने. तो उस टाइप से मतलब इनके इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज भी हो जाएंगे. तो जो भी हमने इन बिटवीन चैप्टर्स में पढ़ा उनकी प्रॉपर्टीज भी हो जाएंगे. अमाइड्स में हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है या डिग्रेडेशन रिएक्शन, वो भी पढ़ा. मतलब बहुत ज्यादा अपन वो नहीं लिखना चाहते, चलो ये भी लिख लेते हैं, ये भी लिख लेते हैं, मतलब उसमें ना बहुत सारा बार बार लिखने से लगेगा हमको बहुत सारा पढ़ना होता है. ORM1 में अपन ने सब कुछ लिखा हुआ है, ये नहीं लिखे हुआ था रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, पर्किन कंडेंसेशन, क्लेंशन एस्टर कंडेंसेशन, क्योंकि वो बाद में आने वाले थे. ये आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन है. तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स हैं, खत्म हो गया. कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव.
तो मैंने कहा भी था कि भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा अपन को 20 से 25 या 30 मिनट्स, अपने डेरिवेटिव्स वाला पार्ट भी खत्म हो जाएगा। डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बन, तो अपन ने प्रिपरेशन भी पढ़ लिया। ये आपका अप टू अमाइंस खत्म कर चुके हैं। मतलब अब आपको एरोमेटिक की शीट कंप्लीट करनी है, एल्डिहाइड कीटोन की शीट कंप्लीट करनी है, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की शीट कंप्लीट करनी है, और अमाइंस की भी शीट कंप्लीट करनी है। कहां पहुंच गए तुम? 4 चैप्टर है आपके पास, आप इसको खत्म करो, लेकिन रश नहीं करना, चलेगा ना? आराम से, अपने पास काम क्या है, क्योंकि जो भी चैप्टर्स है ना ये, इनसे काफी क्वेश्चंस होंगे अपने पास, इसलिए अपन रश नहीं करेंगे कहीं भी। आप इसका एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 कंप्लीट करो। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गया तो एक्सरसाइज 3 कंप्लीट करो, फिर एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करेंगे। करना पड़ेगा सारा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आएगा। फिजिकल में एक्सरसाइज 1 और 3 चलेगा, इसमें एक्सरसाइज 1 और 3 चलेगा नहीं, प्रॉब्लम ये। फिजिकल और इनऑर्गेनिक में एक्सरसाइज 1 और 3 चलेगा, इसमें नहीं चलेगा, इसमें 3 2 भी करना पड़ेगा। बट पहले एक्सरसाइज 1 और 3 कंप्लीट करते हैं, उसके बाद 2 वापस अपन डिस्कस करते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? तो फिर क्या, उसी में अपना बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर बचा हुआ है। तो मैं पहले थोड़ा फिजिकल खत्म करते हैं, फिर बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स पे आते हैं, वापस केमिकल काइनेटिक्स शुरू करते हैं। अभी आपके पास होमवर्क है एरोमेटिक कंपाउंड में एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 और एक्सरसाइज 3 पूरा, और ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कोई कंसेप्ट नहीं होगा जो अपन ने नहीं पढ़ा होगा। अब बस उसको चेक करो, आप जितनी जल्दी सॉल्व कर लोगे, मैं उतनी जल्दी बुक की बात करने लगूंगा। अपन हिमांशु पांडे अपने पास है ना, सबके पास, उससे सॉल्व कर लेंगे, पूरा रिवाइज कर लेंगे। तो अगर जितनी जल्दी सॉल्व करोगे, मैं रिवीजन उतनी जल्दी शुरू करूंगा। केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे, केमिकल काइनेटिक्स में अब तक अपन ने जो पढ़ा, एक तो अपन ने रेट लॉ लिखना सीखा, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट लॉ में अपन ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सीखा, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बाद अपन ने मॉलिक्युलरिटी सीखा। मॉलिक्युलरिटी में अपन ने सूडो मॉलिक्युलर रिएक्शन भी देखी। सूडो मॉलिक्युलरिटी पढ़ी थी ना अपन ने? हाँ, पढ़ा था। तो अपन ने जो पढ़ा था उसमें अपन ने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन द रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन फॉर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर रिएक्शन, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, पढ़ा था ना? X is order of reaction.
अपन पढ़ रहे थे रिलेशन बिटवीन द टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन। बाय डिफरेंशियल मेथड। और डिफरेंशिएशन सीख लेते हैं, हाउ टू डिफरेंशिएट एंड वी गेट द रेट कांस्टेंट। डिफरेंशियल मेथड में जो अपन ने लिखा था ना, तो अपन ने रेट कांस्टेंट लिखा जीरो ऑर्डर के लिए k इज इक्वल टू a नॉट माइनस 80 डिवाइडेड बाय टाइम t। फर्स्ट ऑर्डर के लिए अपन ने लिखा दैट इज 2.303 upon t into log of initial concentration divided by concentration after time t। ये तो कांस्टेंट है, तो t will be directly proportional to a naught। जैसे करना, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा a naught कम होगा, 80 आफ्टर टाइम t जो कंसंट्रेशन होगा वो बचेगा। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में अपन ने लिखा 1/2 into concentration of 1 upon a at time t minus 1 upon a naught। एंड थर्ड ऑर्डर के लिए अपन ने लिखा 1 upon 2t 1 upon a at time t to the power of 2 minus 1 upon a naught to the power of 2। ये लिखा था। और ऐसे ही अपन ने nth ऑर्डर लिखा, तो k n अपन ने nth ऑर्डर लिखा 1/2 minus 1 है ना, n minus 1 into t 1 upon a at time t n minus 1 1 upon a naught to the power of n minus 1। रेट कांस्टेंट का यूनिट भी लिखा, मोल्स पर लीटर पर टाइम। K1 के लिए सिर्फ पर टाइम आया, K2 के लिए दैट इज लीटर पर मोल पर टाइम, और K3 के लिए इट इज लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर टाइम। और ये अपने लिए हो गया दैट इज लीटर टू द पावर ऑफ n माइनस 1 और मोल टू द पावर ऑफ n माइनस 1 और पर टाइम। ये पढ़ा अपन ने, कोई प्रॉब्लम। और अपन ने सीखा था कि भाई देखो k के यूनिट को देख के मैं ये बता सकता हूँ कि किस ऑर्डर का रिएक्शन है, अगर k का वैल्यू गिवन है तो। हाफ लाइफ की बात की थी अपन ने। हाफ लाइफ में जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ हमने लिखा था दैट इज ए नॉट बाई 2k, के नॉट है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए अपन ने लिखा था दैट इज टी हाफ विल बी इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के। सेकेंड ऑर्डर के लिए अपन ने लिखा था दैट इज के टी हाफ है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए टी हाफ विल बी इक्वल टू अपन ने लिखा 1 बाय a इंटू के दैट इज। और थर्ड ऑर्डर के लिए अपन ने लिखा टी हाफ विल बी इक्वल टू दैट इज वी राइट दैट इट इज twice of a to the power of 2 into k। एक बार nth ऑर्डर के लिए लिख के देख लेते हैं तो अपन को और क्लियरिटी आ जाएगी। टी हाफ फॉर nth ऑर्डर इज 2 to the power of n minus 1 divided by n minus 1 into a to the power of n minus 1 into k। तो थर्ड ऑर्डर के लिए 3 minus 1 आपने 2 लिखा, 3 minus 1 आपने लिखा, 3 minus 1 अपने पास कितना आया, 3 minus 1 लिखेंगे तो विल गेट दैट 2 ना टू द पावर ऑफ, तो 4 मिलेगा वो, और 4 मिलेगा तो विल राइट लाइक दिस 4 minus 1 भी तो है तो 3/2। ओ मैंने जनरल इक्वेशन लिख लिया।
इधर अगर ये nth ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर के लिए कैलकुलेट कर रहे थे तो 3 - 1 2 होगा, ये 4 हो गया, -1 3 आ गया, n - 1 3 के लिए इट विल बी 3 - 1 2 हो जाएगा, टू द पावर 2 हो जाएगा, k हो जाएगा, n k 3 है, विल गेट लाइक दिस। मुझे एक बात पता चल गया कि जो t होता है, t ऑफ होता है, दैट इज, अगर अपन यहां पर देखें इसको, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जीरो ऑर्डर के लिए t half is directly proportional to concentration। ये दोनों तो कांस्टेंट है ना। फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ डजंट डिपेंड, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, डिपेंड ही नहीं करेगा, कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंस नहीं है उसका, राइट। तो इसके लिए विल राइट दैट टी हाफ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां अगर अपन लिखेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन का स्क्वायर, कंसंट्रेशन से ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा, तो फिर मैं लिख सकता हूं कि भाई टी हाफ फॉर सेकंड थर्ड और डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पावर ऑफ n - 1, ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, ये 1 - 1 बिल्कुल। यूनिट को देख के अपन बता सकते हैं कि किसका ऑर्डर क्या रहा होगा, k3 क्यों, अपन kn लिख रहे थे ना, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं ना कि इन इक्वेशन को देख के मैं एक बात बता सकता हूं, अगर कंसंट्रेशन को चेंज करने से टी ऑफ, कंसंट्रेशन बढ़ाने से टी ऑफ बढ़ता है, तो ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, इट इज जीरो ऑर्डर। कंसंट्रेशन को चेंज करने से टी ऑफ चेंज होता ही नहीं, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कंसंट्रेशन को चेंज करने से टी हाफ कम हो जाता है, तो अपन कहेंगे भाई चेक कर लेना, क्यों, क्योंकि इधर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इधर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप कुछ डाटा दे दो तो मैं कैलकुलेट करके बता दूं कैसे। तो अपन कहेंगे आप मुझे डाटा ऐसे दे दो, if concentration and T half are given, तो T half 1, T half 2 ऐसे गिवन है, और कंसंट्रेशन भी गिवन है, तो मैं तो क्या करूंगा, मैं देख लूंगा भाई कि ये वैल्यूज तो अपन को गिवन होंगे ना टी हाफ की। एक बार जब टी हाफ 3 था तो क्या था कंसंट्रेशन, ये टी हाफ मैंने 5 किया तो कंसंट्रेशन, अगर ये कंसंट्रेशन 10 से सपोज 5 करने से ये 18 हो गया, तो अपन कहेंगे अच्छा टी हाफ बढ़ाने से कंसंट्रेशन बढ़ना है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, कोई कैलकुलेशन नहीं। अगर अपन कहेंगे नहीं, टी हाफ बढ़ाने से कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं है, देयर इंडिपेंडेंट, ये कंसंट्रेशन चेंज करने से टी हाफ में कोई चेंज नहीं आ रहा, अच्छा फिर तो ये फर्स्ट ऑर्डर रहा, क्योंकि टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। और अपन ने कहा अगर टी हाफ कंसंट्रेशन को बढ़ाने से
टी हाफ कम हो जाए। तो फिर अपन कहेंगे कैलकुलेट करके देख लो भाई क्या है, क्योंकि ऑर्डर तो फ्रैक्शन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, टी हाफ 1 डिवाइडेड बाय टी हाफ 2, C2 upon C1 कर देता हूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पावर ऑफ n माइनस 1, n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ले रखा है मैंने, nth ऑर्डर अपन को गिवन है, तो इधर टी हाफ 1 तो कंसंट्रेशन 1, टी हाफ 2 तो कंसंट्रेशन 2 टू द पावर ऑफ n माइनस 1। ठीक है, तो टी हाफ को अगर मुझे डाटा गिवन है टीएफ का, तो मैं उससे भी बता सकता हूं कि किस ऑर्डर का रिएक्शन है। अगर टी हाफ के साथ कंसंट्रेशन चेंज कर किया है आपने और टी हाफ का वैल्यूज गिवन है, तो देख के बता सकता हूं मैं फॉर जीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मैं कोई कैलकुलेशन नहीं करूंगा, आंसर बता सकता हूं। सेकेंड और थर्ड में मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर ऐसे गिवन है कि भाई टी हाफ को डबल करने से कंसंट्रेशन, आधा करने से टी हाफ डबल हो जाता है, तो फिर अपन सोच सकते हैं कि चलो सेकंड होगा। लेकिन अगर कुछ अच्छा रिलेशन नहीं है तो बेटर है ऐसे कैलकुलेट कर लो, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑफ रिएक्शन ठीक है, तो यहां पर अपन n को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं। अब मैंने आपको बता दिया भाई टी हाफ कैसे होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये सारा पार्ट बताया मैंने। अब अपन कुछ जैसे लास्ट टाइम कुछ न्यूमेरिकल कर रहे थे, अभी भी कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर अपन ग्राफ से शुरू कर सकते हैं कि भाई आप ना सारे ग्राफ बता दो, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन, टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन with respect to the reactant as well as with respect to the product। अलग अलग ऑर्डर के लिए कैसे हमें ग्राफ से क्वेश्चंस आएंगे और कैसे ग्राफ से क्वेश्चन सॉल्व। अभी अपन थोड़ा क्वेश्चंस करते हैं। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखते हैं। तो मैं ऐसे कर लेता हूं, हेप्टेन डिकम्पोज into C2H4 plus C3H6 ऐसे। तो हेप्टेन मतलब विल हैव लाइक दिस है, अपन को पता है हेप्टेन मतलब ये, तो यहाँ पर 2 और 3 तो ये ट्वाइस कर दिया मैंने। हेप्टेन डिकम्पोजेस लाइक दिस, हेप्टेन डिकम्पोजेस एज, ये अपन को गिवन है एक डाटा। अब रिएक्शन है तो थोड़ा बहुत तो अपन कुछ ना कुछ चेंज करेंगे। द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, मुझे इसमें रेट कांस्टेंट गिवन है। द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज के 10 की पावर -4 per second। ये रेट कांस्टेंट मुझे गिवन है फॉर द रिएक्शन। द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज 1 into 10 की पावर -4 per second। In what time approximately in what time approximately the molar ratio of heptene and ethene, what time approximately the molar ratio of heptene and ethene will attain the value of 1, will attain the value of 1, will attain the value of 1 in the reaction mixture।
attain the value of 1 in the reaction mixture. देखो भाई, इसको देख के अपन को पता चल गया कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब अपन को चेक करना है इसका काइनेटिक्स, टाइम बताना है अपन को। तो रेट कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही होता है, अपन टाइम कैलकुलेट करके बता देंगे। तो पता नहीं कितना आया। रेशियो किसका लेना है, हेप्टेन ना, हेप्टेन और एथेन ना। ये गिवन है मुझे। मुझे ये पता है कि जब आप रेट कांस्टेंट लिखते हो ना, तो 2 पॉइंट, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, ये अपन ने, इसने बताया अपन को कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, पर टाइम था ना उसका यूनिट। जब आप फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लिखते हो तो ऐसे लिखते हैं, ये कांस्टेंट होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन थोड़ी चेंज हो सकता है। ये भी कांस्टेंट होता है। ये आपका ए नॉट है, ये आपका ए टी। जैसे जैसे टी का वैल्यू बढ़ेगा, इसका वैल्यू भी बढ़ेगा और ये कम होता है। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, इसका वैल्यू कम होता जाएगा और प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ेगा। मतलब आफ्टर 5 मिनट्स अगर ये 1 था, तो आफ्टर 5 मिनट्स मान लेते हैं ये 0.5 हो गया, तो आफ्टर नेक्स्ट 5 मिनट मतलब 10 मिनट्स ये 5 से कम हो जाएगा। मतलब ये डिक्रीज होता जाएगा, इसका वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, इसका वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा, ये अपन को पता है। दैट इज व्हाट वी से दैट ना, यही तो होता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टाइम एंड द कंसंट्रेशन, डिफरेंशियल रेट। ये डिफरेंशिएट करके ही तो बनाया अपन ने। चलो चेक कर लेते हैं। के मुझे गिवन है 10 की पावर माइनस 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स। मुझे ना रेट कांस्टेंट के लिए प्रोडक्ट, जैसे अपन कई बार मैंने आपको लिखा ना कि रिएक्टेंट गिव यू प्रोडक्ट, मैं प्रोडक्ट की बात ही नहीं करता, ये गैसियस थे इसलिए अपन बात कर रहे हैं इसकी। वो भी इसके लिए अपन को कैलकुलेट करने के लिए रेशियो दिया आपने। लेकिन रेट कांस्टेंट में हमेशा मुझे रिएक्टेंट का ही एट टाइम टी और रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी
जिस टाइम इस टाइम पे आफ्टर टाइम टी, ये इनिशियल और ये आफ्टर टाइम टी वो चाहिए। चलो देख लेते हैं। तो मुझे x गिवन है, तो 10 की पावर -4 विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस x कितना था a/3। तो अपने पास कितना है 10 की पावर -4 विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय t इंटू लॉग ऑफ 3a माइनस a इज 2a और ऊपर 3/2। यस। सो अब log 3 भी आपको पता है, log 2 भी आपको पता है, तो log 3 होता है 0.48 और ये 0.3 होता है। So 0.48 minus 0.3. So you can write that. T will be equal to 2.303 divided by 10 to the power of -4 multiplied by 0.18. लो भाई अपना आंसर आ गया। 0.18 को मैं 0.2 लेके सॉल्व कर दूंगा, थोड़ा इजी हो जाएगा, बाद में थोड़ा कम कर लूंगा। है ना? तो अपना आंसर आ जाएगा, लिख लेंगे अपन, बिल्कुल लिखेंगे। सबको समझ में आया? किसी को डाउट? तो we'll get the answer. ठीक है ना, सबको समझ में आ गया? तो इस टाइप से क्वेश्चंस हो गए। दूसरा एक क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन। लिखो भाई, एक क्वेश्चन और लिख सकते हैं अपन। If a reaction follows first order kinetics, if a reaction follows first order kinetics, a reaction follows first order kinetics. Reaction follows first order kinetics. If 40% of the reaction is completed in 20 minutes, calculate the time required to complete 80% of reaction. To complete 80% of the reaction.
रेट कांस्टेंट तो इक्वल ही होगा ना, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो ना। रेट कांस्टेंट थोड़ी चेंज होता है किसी रिएक्शन। ठीक है, पहले वाले का आंसर दे रही होगी ना 65.7 मिनट्स, पहले वाले का आंसर होगा। इसका आंसर कितना है ये बताना है। है ना, टाइम मिनट्स में बताएंगे, ये मिनट्स में गिवन तो वो भी मिनट्स में बताएंगे। अच्छा, इसका आंसर भी इतना ही आया यार, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन बन गया। तो पिछले वाले का भी आंसर मिनट्स में मेरे ख्याल से इतना ही आएगा, 65 से 67 के आसपास। ये भी उतना ही आ रहा है 65 के आसपास, तुम लोग बता रहे हो, चलेगा। ठीक है, पिछले वाले का भी आंसर ऑलमोस्ट ऐसे ही आ रहा था जो 60s में ना, 65 67 के आसपास। चलेगा, तो मेरे ख्याल से अपन यहीं रुक जाते हैं। अब ऑर्गेनिक में तो आपको सॉल्व करना है, कल भी अपना क्लास, तो फिर कल होमवर्क दूंगा फिजिकल का, आज और रहने देते हैं। आज अपन ने वैसे ज्यादा कुछ सीखा नहीं फिजिकल में, रेट लॉ वगैरह, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो सब आपको आता है। कल अपन कंप्लीट पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास होगा इसके बाद ना, उसमें अपन डाउट डिस्कस कर लेंगे। मींस आई थिंक आपका डे आफ्टर टुमारो फिर क्लास होगा, तो उसमें अपन डाउट डिस्कस कर लेंगे। इसमें से भी एक दो सेक्शन तो आ ही जाएंगे अपने।